संघर्ष तो होता ही है। कोई चीज़ इतनी आसानी से मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ जब आसानी से मिलती है तो कद्र नहीं होती। सक्सेस कला को कब माने जाते हैं? रियल लाइफ में आप बिल्कुल एक्टिंग ही कीजिए, लेकिन एक्टिंग की लाइफ में आपका रियल लाइफ होना चाहिए। मुंबई में अब इतनी हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो अभी मुंबई में एक कमरे में हम 10 से 12 लोग सोते थे, एक कमरे में। फिल्म और किरदार को मुख्य भूमिका के तौर पर दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा कैमरे के पीछे होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति की लगन, मेहनत कितनी काबिल होती है कि जिससे उस किरदार की पहचान लोगों में बन सके। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने महाराणा प्रताप और छत्रसाल जैसी वेब सीरीज बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुकेश तिवारी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विंध्य के लिए पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं। विंध्य में रहते हुए उन्होंने वो नाम और शोहरत कमाया है जो कैमरे के पीछे रहकर शायद किसी और को नहीं मिला। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि कैमरे के पीछे रहने वाले को आपने आज कैमरे के आगे लाके खड़ा कर दिया, इसलिए के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही आपके दर्शकों को और विंध्य क्षेत्र के सभी दर्शकों को धन्यवाद है मेरी तरफ से। जो आपने बात कही कि कैमरे के पीछे, एक्चुअली बात भी बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। कई बार जब कहीं मीडिया से या कि कहीं मैं रूबरू होता हूँ, जैसे मैं कई बार अपने गांव गया तो लोग बोलते हैं बेटा अपना क्या करी थे, तो मैं बोला हाँ जी अम्मा जी मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ। यह क्या होते तो आप समझाना मुश्किल है। मैं फिर सिर्फ तो नहीं अम्मा जी मतलब DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, तो यह का है लाला, यह नहीं जानी, अब कहना मुश्किल है। तो कैमरामैन अच्छा जो शादी में कैमरामैन होते हैं कि नहीं अम्मा जी वो थोड़ा बड़े कैमरे होते हैं, बड़े स्टेटस थोड़ा अच्छा ठीक। तो इस तरह की बातें आ जाती है। तो मतलब मेरा जॉब भी ऐसा है कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, तो अच्छा फ़ोटो खींचते हैं, तो इस तरह से दिक्कतें आती हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल शब्द होता है। और हमारा DOP जो होता है ना, उस फिल्म का टेक्निकल हेड माना जाता है। कि जैसे कई बार ऐसे हो जाता है कि डायरेक्टर साहब हमारे सुबह से, मुझे क्या टेंशन है, डे का सीन है, हम कहीं जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से 200 किलोमीटर हम गए हुए हैं शूट करने, और हमें 3 सीन शूट करना है। अब DOP क्या, मैं शुरू से बोलता हूँ सर लाइट चली जाएगी, डे के ही सीन है, अरे नहीं हो जाएगा सर, ठीक है। और लास्ट में सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कई बार डे मतलब नाइट में डे करना पड़ता है, तो दिक्कतें होती हैं और हम उससे निकलते ही हैं, पर बहुत मज़ा आता है काम करके, ये है फाइनल। तो आपने पहली बार कब सोचा कि आपको अपनी जो जर्नी स्टार्ट करनी है या जो अपना करियर बनाना है वो सिनेमेटोग्राफी के तौर पर ही आपको अपना करियर बनाना है? ये एक अच्छी कहानी है, इसके बारे में बताता हूँ। जब मैं एक्चुअली मेरे पिताजी CISF में थे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, तो हर 3 महीने में उनका ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी कोलकाता तो कभी अहमदाबाद तो कभी कहाँ। तो इस रीजन के कारण पिताजी बोले कि भाई ये बहुत ट्रांसफ़र हो रहा है, तुम क्या जॉब चुनोगे। तो मेरा पहले मेटलर्जी में हुआ, बोले नहीं आपको यही करना है। पर मैं गया मेटलर्जी किया, उसके बाद मुझे पता नहीं मेरा मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं हमेशा नेचर से कनेक्ट रहता था। मुझे कुछ एडवेंचरस चाहिए था जिसमें कुछ मज़ा आए, कुछ क्रिएट कर सकूं। तो मुझे सिनेमेटोग्राफी में ऐसा लगा कि जैसे मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अब डे को नाइट भगवान कर सकते हैं या कि सिनेमेटोग्राफर कर सकता है मैं आपको, पर हाँ यह है कि भगवान पूरी दुनिया में करते हैं, हम सिर्फ पर्दे में कर सकते हैं। तो हमें इसमें एक अच्छा चैलेंज था कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें मुझे चैलेंज मिले। तो कभी कभी मैं 35 फीट के ऊपर क्रेन में बैठता हूँ, और जब क्रेन नीचे आती स्पीड से तो उसका भी एक अलग मज़ा है, मतलब है एडवेंचरस और कुछ अपने से क्रिएट करने का। जैसे कई लाइट का मूड है तो मुझे मज़ा आता है कि कुछ मैं क्रिएट कर सकूँ। तो इसलिए मैंने इस जॉब को, मतलब इस प्रोफेशन में जाने का, और मैं इसको जीता हूँ, ये कहिए। ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जब आप अपने शूट पर होते हैं और वो चैलेंजेस बड़े होते हैं? जो DOP होता है उसका एक ये कंसर्न रहता है कि लाइट, बिना लाइट के हम कुछ नहीं हैं। तो डे लाइट में ही मैं जैसे बताया कि शुरू से मैं करता हूँ कि भाई काम को थोड़ा सा स्पीड रखो, और डायरेक्टर साहब बोलते नहीं थोड़ा हो जाए मुकेश टेंशन मत लीजिए सर, हो जाएगा। फिर जाके हम वहीं फंसते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न मेरा हमेशा से ही रहा है। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई फेक बॉयफ्रेंड, इसके बारे में कुछ बताइए। अब मुंबई में था तो अचानक मेरे पास कॉल आता है
सैम डिसूजा डायरेक्टर जो हैं उन्होंने मुझे कॉल किया, मुकेश जी आप कहाँ हैं? तो बोला मैं शूट पे हूँ सर, रैकी पे आया हूँ और मैं ये मठ एरिया में रैकी पे गया था। तो बोले सर आपके साथ एक फ़िल्म करनी है हमें। तो अब चूँकि मैंने पहले ही बोला फिल्म तो बिजी हूँ सर, आपका क्या देखते हैं टाइम निकालते हैं, बजट क्या है आपका? बोले सर बजट तो आपको नहीं दे पाऊँगा जितना आप कोट करते हैं, पर हाँ ये कह रहा हूँ कि आपके लोग ही हैं फिल्म में। तो मैंने बोला मेरे लोग हैं मतलब बोले आपके ही रीवा का जो लीड कर रहा है तो आपके रीवा के हैं। तो मैंने बोला ठीक है, जब मेरे बघेल मतलब बिंद नगर की बिंद क्षेत्र की बात आती है तो ये फिल्म ज़रूर करूँगा। और फिर मैं इस फिल्म को मतलब करने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया। तो क्या बचपन से ही आपने तय किया था कि आपको सिनेमेटोग्राफर बनना है? बचपन से तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया मैं तो मेरा इंटरेस्ट मतलब नेचर से कि हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है कि इस जैसे आपको देख रहा हूँ आपका लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है कि राइट प्रोफाइल अच्छा हूँ। कई बार जब मैं लोगों को देखने लगता हूँ तो देखता हूँ जैसे हीरोइन के मैं ऐसे की प्रोफाइल देखने के लिए बोले अरे सर नहीं बने, बोले नहीं बेटा टेंशन ना लो, तो आपकी प्रोफाइल चेक करें कि आपकी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है। तो एक नज़रिया किसी चीज़ को देखने, तो ये मेरा शुरू से रहा है किसी चीज़ को देखने के कई पर्सपेक्टिव कि हम उस चीज़ को किस तरह से देखें कि वो खूबसूरत लगी वो चीज़। क्या कभी घर वालों ने आपको रोका नहीं कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? बिल्कुल रोका। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी। तो डॉक्टर, वो पिताजी मेरे डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे, पर मुझे लगा था ये डॉक्टर बना के इनकी जिस तरह से विल पावर है तो ये बना ही देंगे। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने 10th पास किया तो मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं ली, मैंने PCM ले लिया, मैथ ले लिया और वहीं से मैंने अपने आप को इस दिशा से सिनेमेटोग्राफी की तरफ जोड़ लिया। तो कैसे कैसे पहुँचे आप मुंबई तक? क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसमें आप सीधी जिले के मुरथला गांव के रहने वाले हैं। जी जी जी। और मुरथला से निकल के मुंबई तक पहुंचना, कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना पड़ा होगा। बिल्कुल संघर्ष तो होता ही है, कोई चीज़ इतनी आसानी से मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ जब आसानी से मिलती है तो मतलब कद्र नहीं होती हमें। तो संघर्ष तो होना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक यदि आपको टिके रहना है उस फील्ड में तो संघर्ष भी ज़रूरी है। मेरी जर्नी ऐसी रही कि PCM मतलब 12th क्रॉस करने के बाद मैंने इसमें वीडियो प्रोडक्शन से डिप्लोमा किया भोपाल से। उसके बाद मुंबई में गया। अब मुंबई में अब इतनी हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो अभी मुंबई में एक कमरे में हम लोग 10 से 12 लोग सोते थे एक कमरे में, मतलब 10 बाई 10 का कमरा, वहीं पर अटैच लेटरिन बाथरूम और वहाँ पे किचन। तो 10 कई बार ऐसा होता जो पहले आएगा तो इस तरफ, जो लास्ट में आएगा तो जो विंडो थी जहाँ पे बालकनी थी फ्रेंच विंडो, उसमें नहीं मिलती थी। तो और दूसरी बात ये रहती थी, चलो ठीक है पहले आ तो गया फ्रेंच विंडो के बगल में सोने के लिए, लेकिन जो पहले आएगा पीछे बाकी लोगों के खाना बनाना वही स्टार्ट करेगा। तो मैं तो कोशिश करता कि सबसे मैं फ्रेंच विंडो ना मिले पर खाना ना बनाना पड़े मुझे, तो मैं सबसे लास्ट में जाता था। तो मतलब एक कमरे में आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, खुद का घर है, मुंबई जैसे शहर में फ्लैट है, सब चीज़ें मिली है इसी फिल्म इंडस्ट्री से मुझे, और इसी कला के क्षेत्र से ही बहुत प्यार मिला सबका। पर वो सब दिन भी मैंने देखे हैं कि 10-10 लोग सोते थे एक साथ, सिर्फ पैसे बचाने के लिए, उतना रेंट नहीं दे सकता था। तो इस कारण से आप हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, क्या कभी मन नहीं करता कि जब इतने लोगों को आपने शूट किया, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया, तो कभी भी आप कैमरे के सामने आकर अपनी प्रतिभा दिखाएं? जी, मुझे अपने मतलब कैमरे से बहुत प्यार है और कैमरे के पीछे रहूँगा। जैसे आपने कैमरा मैन है, कैमरे के पीछे हैं तो कैमरे को एंजॉय कर पा रहे हैं। और जब कभी कभी मन होता है कि कैमरे के आगे भी आना चाहिए तो रिहर्सल कराने के बहाने से मैं कैमरे के आगे आकर वो शौक पूरा कर लेता हूँ। पर मैं हमेशा यही चाहूँगा कि एज ए सिनेमेटोग्राफर काम करूँ मैं। बिंद को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, बिंद क्षेत्र हमारा मैंने देखा यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं। अभी एक मेरी फिल्म रिलीज हुई है फेक बॉयफ्रेंड, आपने तनिष शुक्ला को देख ही लिया, बिंद का लड़का था। और उसने बहुत कहते हैं ना कि कला कब सक्सेस कला को कब माने जाते हैं, रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ में आप एक्टिंग करो और फिल्म लाइफ में आप रियल लाइफ जियो, जो आप हो तभी आपको सक्सेस माना जाता है। रियल लाइफ में आप बिल्कुल एक्टिंग ही कीजिए, लेकिन एक्टिंग के लाइफ में आपका रियल लाइफ होना चाहिए। तो बिंद में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोकेशन,
यहाँ के लैंडस्केप, लोकेशंस, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ ना हो। केवटी को देख के उन लोगों को इतनी अच्छी मतलब लोकेशन इतनी पसंद आई कि उन्होंने, प्रोड्यूसर ने मेरे से प्रॉमिस किया कि एक उनका तंत्र के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट है, तो बोले हम यहाँ ज़रूर शूट करेंगे। तो अगली एक योजना हमारी, मतलब लोकेशन दिखाया तो उनको आइडिया आया कि ये तो लोकेशन गजब की लोकेशन है। तो चीज़ें चल रही हैं। कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ आएँ और अपने रीवा और सीधी को जो है वर्ल्ड वाइड एक नक्शा इसको लोग जाने कि ये ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ भी संभावनाएं हैं। विंध्य के टैलेंट को मुंबई में कितना मौका मिल रहा है? क्योंकि शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं, अरुणोदय सिंह हो गए, मोहिना हो गई, और भी कई नाम हैं विंध्य से जुड़े हुए, लेकिन फिर उतना दूर का सफ़र, क्या कहीं उन्हें दबाया जाता है या प्रतिभा की कमी के चलते वो अपना उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते? देखिए, इस फील्ड के जो लोग हैं, अब सबका अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है सब लोगों ने कि भाई हमें, कई लोग बोलते हैं कि हमें स्टार किड्स के साथ ही काम करना है, और कोई रिस्क लेने के लिए तैयार इतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है फिल्म बनानी है, मार्केट भी तक पहुंचानी है, सेल भी करना है। तो एक डर जो फिल्म इंडस्ट्री का रहता है तो ये भी रहता है कि हम ये क्या नए चेहरों के लेंगे तो हमारी फिल्म सेल होगी, ऑडियंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस रीज़न की वजह से कई बार नए, बहुत ज़्यादा टैलेंट होने की वजह होते हुए भी नए चेहरे नहीं पहुंच पाते हैं। वही तो मुहिम है अपनी, इसी चीज़ को तोड़ने का ये प्रयास है कि हम अपने लोगों को लेके, अब जो टैलेंट है जिनका, उसको जो डिज़र्व करता है उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए। इसी मुहिम में हम लोगों का प्रयास है। मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं, यूपी में भी फिल्म सिटी है, हैदराबाद में भी है, भोपाल में भी है। क्या विंध्य में और रीवा में फिल्म सिटी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, और इस चीज़ के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। एक बघेली फिल्म इंडस्ट्री एक रीवा में होनी ही चाहिए, और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग। हमारी बातें भी हुई है, बातें भी चल रही है, और गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। एक बघेली जानने वाला युवा जो रीवा का है, सतना का है, सीधी का है, वो जब मुंबई पहुंचता है अपने सपनों को जीने के लिए, माया नगरी मुंबई में, तो उसे किन परिस्थितियों का शुरुआती दौर पर सामना करना पड़ता है? आलस लोगों के लिए, जो आलसी हो, तो बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है कि मुंबई जाएं ही नहीं, क्योंकि आप कई बार मैंने लगातार 3 दिन शूट किया है फिल्म। अभी महाराणा प्रताप का टेलीकास्ट अटका हुआ है, और टेलीकास्ट देना है, अपलिंक हो जाएगा शो। तो मैंने कई बार तीन रात मैंने मतलब बिना सोए हुए गुजारी, और मैं बिल्कुल एनर्जी के साथ काम किया है। रीवा और मतलब एक बात करें मध्य प्रदेश की या विंध्य प्रदेश की बात करें, जिसमें रीवा सीधी सभी कुछ शामिल हैं, तो यहाँ ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पर पहले से ही ऐसा माहौल है कि वहाँ फिल्में या धारावाहिक शूट किए जा सकते हैं? आपके रीवा में तो जैसे मैंने केवटी देखा, लैंडस्केप के हिसाब से देखा जाए तो हर स्टोरी की अलग अलग डिमांड है। जैसे मैंने उनको वो लोकेशन दिखाई तो उन्हें तंत्र का कॉन्सेप्ट आया। इसी तरह आपके रीवा के शहर का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, हर जगह यहाँ बहुत अच्छे, काफ़ी अभी शायद IT पार्क भी बन रहा है आपके रीवा में, तो मतलब काफ़ी अच्छा क्लाइमेट। सीधी में हम जा सकते हैं, सोन नदी का जो किनारा है उस तरफ जा सकते हैं, वहाँ शूट करने के लिए। एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, उधर का भी आसपास के लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। और रीवा तो अपने आप में, पूरा रीवा ही बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है रीवा में, पर अभी इस फिल्म के दौरान 6-7 दिन मैं रुका रीवा में, तो पूरे रीवा का जो सराउंडिंग एरिया है बहुत ही खूबसूरत है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरा रखूँगा और फ्रेम बन जाएगा, इस तरह से नीट एंड क्लीन रीवा हो चुका है। मतलब काफ़ी अंतर है, बिल्कुल एनवायरनमेंट है फिल्म शूट करने का, और लोग सहयोग भी करते हैं। रीवा और मुंबई में आप क्या अंतर देखते हैं? रीवा और मुंबई में अंतर इस चीज़ का है, अब जो मुंबई के लोग थोड़ा सा हाईली प्रोफेशनल हैं, वो चीज़ों को मतलब हर चीज़ को, इमोशंस नहीं है वहाँ। कहते हैं इन प्रोफेशन नो इमोशन, तो वहाँ के लोग हाईली प्रोफेशनल हैं। वो अपने काम के लिए ये नहीं देखते कि हमें कब उठना है, मुझे नींद चाहिए, ये चाहिए। तो यही अंतर है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मुंबई में ज़्यादा है, यहाँ कम है। 5 बजे की शिफ्ट है, सनराइज़ के पहले का शॉट है। तो वहाँ के जो मुंबई के लोग हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो 5 बजे का यदि शूट है तो 3:30 बजे या 4 बजे वहाँ पहुँच ही जाते हैं, है ना, 1 घंटे पहले। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने देखा है कि इस चीज़ में लोग उतने हाईली प्रोफेशनल नहीं हैं अभी, तो इस चीज़ में काम करना पड़ेगा। क्या छोटे शहरों के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में कम मौके मिल पाते हैं?
हाँ, मौके की बात हर जगह अभी क्या है कि कहते हैं ना कि अपने ही लोगों को कोशिश कर रहे हैं लोग, एक कंफर्ट जोन बना हुआ है, इस कारण से वो लोग नए लोगों के साथ रिस्क लेने में उनको एक डर है, बस यही एक दिक्कत है। बाकी जो जहाँ जिसकी नियति है वो तो पहुँच ही रहा है अपने प्रयास से। आप अभी किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? फेक बॉयफ्रेंड के पहले मैंने देवकाली, जिसमें महेश माजरेकर जी हैं, प्रशांत नारायण जी हैं भट्ट कैम्प के, जरीना वहाब जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, तो वो फिल्म मेरी पोस्ट में है, इसी साल रिलीज होनी है दिवाली के आसपास। एक है दूसरी फिल्म है यात्रीगण ध्यान दें, उसमें भी संजय मिश्रा जी हैं, नीरज चौहान जी हैं, वो भी जनवरी में रिलीज होगी। और एक फिल्म कूर है जो कश्मीर में शूट किया है मैंने, वो भी इसी साल रिलीज होगी। और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जो रीवा के लिए कोशिश है हमारी कि रीवा और सीधी में शूट करूँ, और सरकार जिसमें बहुत प्रयास कर रही है, जो एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नशे के ऊपर, उसके ऊपर एक कहानी लिखी जा रही है। रीवा को कोरेक सिटी के नाम से भी लोग अब जानने लगे हैं। कुछ विधायकों ने भी अभी इसका नाम लिया था और कहा कि हम विधानसभा कोरेक्स लेकर जाएंगे। इस बारे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप विंध्य से जुड़े हुए हैं, तो जो आप फिल्म बना रहे हैं उसका और इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, देखिए इसी चीज़ से इंस्पायर होकर मैं कई बार रात में मतलब रिसर्च के लिए बाहर ऐसे टहलने के लिए निकला कई बार मैं, तो मुझे देखा कि कुछ लोग 18 इयर्स के बच्चे हैं, तो उनको देखा मैंने कई लोग केमिकल नशा कर रहे हैं, बच्चे केमिकल नशा कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मुझे जहाँ तक मैंने ऐसे पूछा कि बेटा तुम क्या ऐसे क्या इसमें तुमको क्या अच्छा लगता है, ये चीज़ तो दूसरे चीज़ के उपयोग के लिए बनी है और आप इसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जो आज के नए बच्चे हैं और वो सिनेमेटोग्राफी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी टिप्स हैं, उन्हें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? उसके यदि आप सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट हो तो सबसे पहले आप नेचर को समझो। मेन सोर्स ऑफ द लाइट हमारी है सन, जिसको हम सिनेमेटोग्राफी के लाइन में बोलें की लाइट। जो एक की लाइट हो गई एक फिल लाइट हो जाती है जो की लाइट के शैडो को भरती है, जो हमें खूबसूरत दे। तो अभी हम बात कर रहे थे मुकेश तिवारी जी से। विंध्य की शान है मुकेश, और सिनेमेटोग्राफी में पिछले 20 सालों से वो अलग अलग फिल्मों और धारावाहिक में काम कर चुके हैं। आज हमसे बात करने के लिए मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे दर्शकों को यह वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।